Good evening, sir. सभी लोग आ चुके हैं। मैं एकदम क्लियरली ऑडिबल तो हूं ना आप लोगों को? यस सर। आज डेट है 9। यस सर। आज डे कौन सा है? सर वेंसडे। वेडनेसडे है ना? Yes, sir. अच्छा, मैंने यहाँ पे डेट्स रख दी। ठीक है, मैं आज भी नहीं आया है। डेट्स 9 से पहले क्लास रही थी 7 को। 7 से पहले 4। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, उसी डिस्कशन के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट, ठीक है, हाँ, हम सिलिया एंड फ्लैजेला डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी आर सपोज्ड टू डिस्कस दी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। हमें सेंट्रियोल डिस्कस करना है, सेंट्रोसोम डिस्कस करना है। तो ठीक है, अपन फिर शुरू करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रोसोम और फिर अपन समझेंगे यहाँ पे सेंट्रियोल क्या है। देखो, सेंट्रोसोम की जब मैं बात करता हूँ तो सेंट्रोसोम क्या है? दरअसल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलते हैं, बिल्कुल इस तरीके के। और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर होते हैं, दीज आर नोन एज सेंट्रियोल। मतलब सेंट्रियोल को मिला करके एक जो है बेटा सेंट्रोसोम बना हुआ है। सेंट्रियोल को मिला के क्या बना है? सेंट्रोसोम यहाँ पर बना। तो सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पर दो हमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे, जो कि यहाँ पर क्या बनवाते हैं? जो कि यहाँ सेंट्रोसोम बनवाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये दोनों जो है अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों जो अलाइंड है, ये दोनों के दोनों अलाइनमेंट जो है इनका दैट इज है एक 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर अब एक और बात हमें ये देखनी पड़ती है कि यहाँ पर जब हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनल है, इसके आसपास में एक मैट्रिक्स होता है जो इसको सराउंड कर रहा होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं बेटा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये लिखा हुआ है यहाँ पर
पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल यानी कि क्या? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल यानी कि सेंट्रियोल के पेरिफेरी में जो मटेरियल प्रेजेंट है वो, इसी को अपन ने बोला है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल इसके आसपास में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखें तो यहाँ पर अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ पर भी जैसे अपन ने पिछली क्लास में अपन ने स्ट्रक्चर किसका देखा था? अपन ने सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर देखा था उसी के हिसाब से अगर मैं चलूं तो यहाँ पर जैसे अपन ने वहां पर 9 डबलेट्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर भी हमें 9 ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये आपको पेयर में दिख रहा हो। यहाँ पर भी क्या है? ट्रिपलेट्स बने रहे। वहां पर डबलेट्स होते थे, वहां पे 2-2 का पेयर होता था या 3 का पेयर होता है, ट्रिपलेट्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इवनली स्पेस्ड जो है 9 पेरिफेरल फाइब्रल्स आसपास में एक दूसरे के अगल बगल में प्रेजेंट है, जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये अगर मैं इनकी बात करूं तो वो इस तरीके से देखते हैं। ये इनिशियली आप देखोगे तो ये ऐसे दिखेंगे और एक टाइम आता है जब ये इस तरीके के दिख रहे हो। इस तरीके के क्यों दिख रहे हैं? यहाँ पर दरअसल ये जो सेंट्रियोल है, ये बीच में ये है हमारा सेंट्रियोल, ये हमारे दो है सेंट्रियोल्स। तो ये दो जो सेंट्रियोल्स हैं, इन दोनों सेंट्रियोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या होता है? जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसा होता है कि सेल डिवाइड होते टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल के आता है, जो अपने को अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो आसपास में आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, these radiations या these ray like structures are the spindle fibers, ये spindle fiber। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने को जैसा मैं कह रहा था, यहाँ पर हमें पेरिफेरल फाइबर देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल फाइबर जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप जब देखोगे, ये है वो स्ट्रक्चर जो मैं आपको भी पहले दिखा रहा था, ट्रिपलेट के फॉर्म में ये एक्सेस करते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर 3-3-3 का आपको शेप दिखेगा, पेयर देखने को मिलेगा। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी एडजेसेंट ट्रिपलेट्स मतलब अगल बगल के जो ट्रिपलेट्स हैं वो भी आपस में लिंक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो सेंट्रल पार्ट जो होता है, प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है, उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, जिसको हम लोग हब कहते हैं। सेंटर में जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनेशियस पार्ट है जिसको अपन ने हब कहा है, जो कि ट्यूब्यूल से क्या होता है? कनेक्टेड, व्हिच इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स। अब ये जो ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, बेसिकली ये क्या है? ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट जो है मतलब जो हमें कॉर्नर्स में दिख रहे थे, और जो बीच में जो हब है जो प्रोटीन से बना हुआ है, इन दोनों को अगर हम बात करें तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्टेड होते हैं वापस रेडियल स्पोक से, जो अपन ने पिछली बार देखे थे पिछली क्लास में। और रेडियल स्पोक्स मतलब मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, रेडियल स्पोक्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने ये भी बताया था, ये जो सेंट्रियोल होते हैं या यही वो सेंट्रोसोम्स हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि बेसल बॉडी बनाते हैं, जिससे सीलिया और फ्लैजेला जो है वो ओरिजिनेट होती है। इसीलिए स्ट्रक्चर जो है वो इनका इतना मिलता जुलता है ना। मैं एक बार यहाँ पर फिर से दिखा दूं, देखो ये है पूरा सेंट्रोसोम, उसमें ये दो है सेंट्रियोल, ये और ये सेंट्रियोल। अब ये दोनों सेंट्रियोल्स की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? ये मदर सेंट्रियोल और ये डॉटर सेंट्रियोल दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने के बाद अलावा मैं अगर यहाँ बताऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ट्रिपलेट मतलब 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्म में आपको यहाँ पर एक पेयर्स देखने को मिलेंगे, जो कि 3-3 के पेयर होंगे। उनको हमने बोला पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, जिनको अपन माइक्रो ट्यूब्यूल ट्रिपलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में जो है यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं कुछ फाइबर्स के थ्रू। इनमें जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं हब, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। और उस हब को और इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे रेडियल स्पोक्स, ठीक है। तो ये पूरा ब्रीफ अप है जो मैंने बताया यहाँ पर सेंट्रोसोम के बारे में। आप इतनी चीजें क्लियर है, थम्स अप दिखा दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। विल टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है हमारा न्यूक्लियस। सर इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसके दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये कि ये बेसल बॉडी बनाता है, ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी,
जिससे क्या निकलता है, जिससे मुझे कहना चाहिए सीली और फ्लैजिला निकलता है। और दूसरा फंक्शन इसका होता है जब सेल डिवीजन होता है, जो कि अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन के दौरान यहां से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो मैंने आपको ये वाला फोटो दिखाया ना, ये जो रेस निकल रही है, ये जो आप रेस देख पा रहे हो, ये रेस क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। ये स्पिंडल फाइबर क्या करती है, ये स्पिंडल फाइबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को पकड़ती है और उनको पकड़ के खींच के अलग करने का काम करती है। स्पिंडल फाइबर क्या है, क्रोमोसोम को पकड़ के अलग करती है, खींचने का काम करती है, ये है उसका काम। तो ये हमारी पूरी बात होगी इसके बारे में। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने से पहले हाँ आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियस। अब हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करना है, तो न्यूक्लियस के बारे में शुरुआत करते हैं अपन लोग। न्यूक्लियस की बात करूं, अच्छा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं थोड़े से जो है चेंजेस करना चाहूंगा बच्चों, प्लीज एक मिनट, we'll have to switch इसलिए। स्किप रिकॉर्ड करना, we'll have to switch, थोड़ा सा switch करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने स्विचिंग करा है, कुछ चेंजेस। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने शुरुआत करी थी, हमारा जो नया टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करूं, आई होप आप लोग को क्लियरली चीजें विजिबल होंगी। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज न्यूक्लियस जो डिस्कवर किसने किया। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग मेरी हैंडराइटिंग पहली बार देख रहे हैं तो टेंशन ना लें, आदत हो जाएगी अभी। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर अगली चीज जो डिस्कवर हुई थी वो डिस्कवर हुई थी क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन मतलब कि हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमैटिन डिस्कवर करने के पीछे जो साइंटिस्ट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं वो है बेटा फ्लेमिंग।
क्रोमैटिन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। और मैं अगर क्रोमैटिन की बात करूं तो ये क्रोमैटिन जो है बेटा हमेशा स्टेन होता है, इट इज स्टेन्ड यूजिंग बेसिक डाई। यहां पर बेसिक डाई को यूज किया जाता है। बेसिक डाई यानी कि बेस से बनी हुई डाई, मतलब जिसका पीएच जो है वो बेसिक है, जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या करने के लिए, हम उसका यूज करते हैं यहाँ पर क्रोमैटिन को स्टेन करने के लिए। ठीक है, मैं बीच बीच में हट रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरे हटने से आप लोग को स्क्रीन थोड़ी ज्यादा क्लियर दिख रही होगी, मैं क्या क्या लिख रहा हूं। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, या फिर एक और काम किया जा सकता है, मैं खुद गायब हो सकता हूं। अभी शायद ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मतलब जैसा भी कंफर्टेबल हो बता देना मुझे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फ्लेमिंग ने क्या किया था, यहाँ पर डिस्कवर किया था क्रोमैटिन। अब लेट्स टॉक अबाउट इट्स ऑकरेंस। हम लोग पहले बात करते हैं इसके ऑकरेंस के बारे में, हमें कहाँ कहाँ मिलती है। तो अगर मैं इसकी ऑकरेंस की बात करूं, अगर मैं यहाँ इसकी ऑकरेंस की बात करता हूं तो बेटा ये हमें न्यूक्लियस में मिलता है। और ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर इसकी ऑकरेंस की बात कर रहा हूं तो ये न्यूक्लियस में तो मिल रहा है, लेकिन ये तभी मिलेगा ना जब न्यूक्लियर एग्जिस्ट करेगा। बिना न्यूक्लियस के क्या इसका मिलना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी ऑब्वियसली होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस में भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं न्यूक्लियस में भी बात करूं तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है हर न्यूक्लियस में। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पर हमें ये नहीं मिलता क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस ही नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूं तो मैं यहाँ पर बेटा जिक्र करूंगा आरबीसी का। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी जो होती है, ह्यूमन आरबीसी हो गई। ह्यूमन आरबीसी के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं सीव ट्यूब्स की। सीव ट्यूब्स बेटा प्लांट्स में होते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें हमें न्यूक्लियस ही नहीं मिलता। और क्योंकि इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है इसलिए इनमें क्या नहीं होता, इसलिए इनमें हमें न्यूक्लियस ना होते हुए हमें क्रोमैटिन मटेरियल भी देखने को नहीं मिलता। अब आप ये सोचोगे यहां पर इनमें क्या कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता था? तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी चीज जो है वो ये है कि इनमें न्यूक्लियस होता है। जब नया आरबीसी बनता है, नया सीव ट्यूब सेल बनता है तो इसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका न्यूक्लियस क्या होता जाता है, खत्म होता चला जाता है। या मैं कहूं वैसे वैसे इसका न्यूक्लियस जो है वो डिजनरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लेटर ऑन हमें यहाँ पर कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। ये है इसके बारे में बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट इट स्ट्रक्चर। मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाना चाहूंगा यहाँ पर आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसको मिटाने में टाइम लगता है। बच्चे कभी कभी ना टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं जब हम लोग नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, तो जस्ट अवॉइड दैट थिंग, जिसको आप लोग अवॉइड करें। तो जैसा मैं कह रहा था, हम लोग अब बनाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग न्यूक्लियस। अब जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो समय ज्यादा बाहर निकली कैसे, न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है आपको पता होगी पहले। तो सर गाइस यहाँ पर मुझे आपका एक फीडबैक चाहिए रहेगा। फीडबैक सिर्फ इतना सा है
कि आपको बेहतर क्या लगता है, बोर्ड पे पढ़ना या जैसे अभी तक अपन स्मार्ट क्लास चला रहे थे वैसे पढ़ना? मुझे ये डेफिनेटली बाद में मैसेज करके बताइएगा, ये क्लास के एंड पे मैं ही पूछ लूंगा, तब बता दीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं यहाँ पर, उन ब्लैंक स्पेसेस को बेटा हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर कोर। दीज आर नोन एज न्यूक्लियर कोर। फिर मैं यहां से और आगे मूव करूं तो यहां पर अंदर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, उस मैट्रिक्स को बेटा हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर यहां पर डेफिनेटली यहां पर हमें अंदर क्या मिलता है, एक बहुत ही ज्यादा डेंस एरिया मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो क्या होता है, बहुत जनरल सा ऐसे ही स्कैटर्ड है, आपको एक नॉर्मल सा फ्लूइड दिखेगा। लेकिन उस फ्लूइड में आपको ये बीच में एक बहुत डेंस एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक बहुत डेंस एरिया दिख रहा है। दिस डेंस एरिया इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दिस इज द न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिलता है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसका, लेकिन वहां पर सिर्फ लेबलिंग दी और कुछ भी दिया हुआ नहीं है उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पर एक अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना हो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें अपने को क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रही है, अगर मैं बात करूं तो अपने को दिख रहा है ये सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। देखो, एक ये मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके बारे में बात करूं तो इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। फिर अंदर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर कुछ बीच में स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस देखने को मिलते हैं। दीस ब्लैंक स्पेसेस आर टर्म्ड एज न्यूक्लियर कोर, इनको हम लोग कहते हैं बेटा न्यूक्लियर कोर। और इस न्यूक्लियर कोर के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आखिरी चीज जो हमारे सामने यहाँ पर बची हुई है, जो निकल के आती है, दैट इज द डेंस पार्ट ओवर हियर। अगर मैं इस डेंस पार्ट की बात करूं तो आप देख पा रहे हो ये न्यूक्लियर, जो यहाँ पे न्यूक्लियस में जो मटेरियल मैट्रिक्स है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरफ हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा यहाँ बीच में क्या है, एक डेंस एरिया है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर डेफिनेटली इसमें अंदर हमें यहाँ पे बीच में क्रोमैटिन मटेरियल भी देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर होना ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर करवाना है, तो उसके लिए हमें ये भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर अबाउट द न्यूक्लियस। आप लोग अगर इसको बनाना चाह रहे हो तो बना लो, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर्टन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और लेबलिंग बताना चाहूंगा। यहाँ पर वो लेबलिंग जो है दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बीच की स्पेस है, यानी मैं इसको यहाँ लेता हूं, इसको हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दिस इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दिस इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यस सर। तो
ये हमारी पूरे न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियर पोर यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो बच्चा आप लोग जानते हो कि राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब वो राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है, अगर मैं आपको ये बताऊं तो प्रोटीन वो ऐसे बनाता है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस का काम होता है आरएनए बनाना। दिस इज द पार्ट जहां पर क्या बनता है, आरएनए फॉर्म होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब वो आरएनए यहाँ न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है, राइबोसोम तक जाता है, राइबोसोम उस आरएनए को डिक्रिप्ट करता है, मतलब कि उसको आरएनए को क्या करेगा, उस आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम करेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मुझे कहना चाहिए, प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एक मिनट, सॉरी, ट्रांसलेशन, ठीक है, इट इज ट्रांसलेशन। यहां पर जो आरएनए जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस में से आया हुआ आरएनए को स्टडी करता है और उसको डिक्रिप्ट करके प्रोटीन बनाता है। दैट पर्टिकुलर स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन, जिससे क्या होता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना पाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में ट्रांसलेशन, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, है ना। अब इसमें हम और आगे बात अगर करना चाहें तो हाँ, सबके एक बार फंक्शंस बताता हूं, जितनी चीजें अपन ने जितनी लेवल देखी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स शेप टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है और न्यूक्लियस को एक शेप देता है। एंड ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि मैं कहूं इसके बाहर जो है वो है साइटोप्लाज्म और इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करके रखता है। फिर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर मुझे बात करनी चाहिए अबाउट दिस न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर वैसे मैंने आपको बता दिया, जब भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होना है, मतलब साइटोप्लाज्म से कुछ न्यूक्लियस में जाना है या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आना है, तो दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर। ये इस न्यूक्लियर पोर से होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस न्यूक्लियर पोर से हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। डेफिनेटली जैसे अपन जानते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना करके रखता है, सारी चीजों के बीच में क्या करवाता है, चीजें शेयर करवाता है। सेम गोज विद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये अंदर न्यूक्लियस के अंदर का एक मैट्रिक्स है जो कि क्या करवाएगा, जो कि यहाँ पर चीजों को आपस में शेयर करवाएगा, इधर उधर चीजें प्रोवाइड करवाएगा। मतलब क्रोमैटिन मटेरियल है, उसको जो चीजें चाहिए, जो आरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोलस को जो चीजें चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। एंड यहाँ से बाहर न्यूक्लियर पोर तक आरएनए लाने में भी यही हेल्प आउट कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम यहाँ पर बात करें पेरीन्यूक्लियर स्पेस का, एज इन कोई यहाँ पर अभी रूल नहीं है जो हमें पढ़ना हो। इट इज जस्ट द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का रोल तो मैंने बता दिया, ये आरएनए बनाता है जिससे आगे जाकर राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, जो हमें मेजर चीजें पढ़नी थी। नाउ मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके फंक्शंस और बता देता हूँ। एंड फंक्शन के बाद विल मूव ऑन टू द क्रोमैटिन, या मैं कहूँ क्रोमोसोम, जो हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। चलो एक काम करता हूँ, फंक्शंस ना मैं साथ में बताते ही चला था। देखो हाँ पंकज, क्या हुआ? सर आप काय पर लिख रहे हो, कैमरे किस चीज पर? वही सर। दिस इज समथिंग जिसमें मैं लास्ट ईयर से काम कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू कंप्लीट दिस थिंग। क्या होता है ना बेटा, बीइंग अ टीचर हम लोग को भी ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम लोग चीजें अच्छी ला पाए जो कि हमारे लिए काम की हो। मतलब मैंने सोचा था व्हाइट बोर्ड खरीद लूं पढ़ाने के लिए, फिर मुझे लगा नहीं यार, व्हाइट बोर्ड में मजा नहीं आएगा। मैं अभी भी इसमें भी एक प्लेटफॉर्म पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सका तो जल्दी जो अपन अभी स्मार्ट स्क्रीन देख रहे थे और ये वाला लिखने वाला स्मार्ट है, इन दोनों को भी शायद मैं मर्ज कर पाऊँ। आप लोगों की इच्छा होगी तो, आप लोगों की दुआएं होंगी तो। बेटा क्या होता है ना, टीचर स्टूडेंट से बहुत ज्यादा ड्रिवन होता है। स्टूडेंट की जो एनर्जी होती है ना, टीचर उससे बहुत ज्यादा ड्राइव होता है। तो कहीं ना कहीं दैट इज समथिंग जिससे हम लोग इनोवेट करना शुरू करते हैं। हम लोग बच्चों के लिए इनोवेशन चालू करते हैं। हम चाहते हैं बच्चों को चीजें बेहतर समझ में आए, चीजें क्लियरली दिखें। तो अभी भी थोड़ा इंटीग्रेशन पे पार्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। फिलहाल यहाँ बात करते हैं फर्दर फंक्शंस की। मैं जैसे बात करना था, सबसे पहले फंक्शन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ न्यूक्लियस के बारे में, जो आप जानते हो, लिख देता हूँ मैं फंक्शन।
सबसे पहला फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, न्यूक्लियस के फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहला फंक्शन जो है इसका, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या करता है, ये सेलुलर फंक्शन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स सेलुलर फंक्शंस, ये सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, सबसे पहली चीज। फिर यहां पर अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका अगला काम जो है वो ये है कि ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है, इट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, इट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, ये जीन्स में वेरिएशन करवाता है, जेनेटिक वेरिएशन करवाता है, ठीक है। और आखिरी लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे कहना चाहिए वो ये है कि ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ ये क्या करता है, ये इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसका ट्रांसफर करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करेगा, इनका ट्रांसफर करना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करवाएगा। एंड एक और पॉइंट यहां पर वैसे जो इसी में साथ में आ जाता है लेकिन मैं अलग से लिख दे रहा हूं, दैट इज ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स मुझे कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और ऑब्वियसली इनके अलावा ये और भी बहुत सारी चीजों को, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल तो करता है। तो ये यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी बात हो गई अबाउट दिस न्यूक्लियस, ये हमारे न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस हो गए जो हमें समझ में आते हैं, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ अपने पास अब मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो नहीं ठीक है, अपने पास में स्टिल वी आर लेफ्ट विद 6 मिनट्स, तो मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ। नहीं एक काम करते हैं, चलो फिलहाल आज की क्लास में एक काम करते हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है, जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, मुझे कहना चाहिए थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 15 मिनट का टॉपिक है वो, तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के साथ साथ अपन क्या करते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के अलावा फिर अपन उसको नए चैप्टर को भी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, फिलहाल आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं, और आने वाली क्लास में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ एक चीज तो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं इंस्टाग्राम के मैसेज का वेट करूं, मुझे लगता है मुझे यही पूछ लेना चाहिए, दैट इज आप लोग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या बेहतर है, मतलब व्हाट वुड यू वांट कि अपन ऑन बोर्ड पढ़े, वेदर इट बी दिस बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, या जैसा अपन प्रेजेंटेशन पे चल रहे थे वैसे ही चलने दें, या अपन एक और काम जो कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि अपन टॉपिक वाइज स्विच करें, जहां पर बोर्ड की जरूरत है वहां पर वीडियो यूज करते हैं, जहां बोर्ड की जरूरत नहीं है वहां पर अपन प्रेजेंटेशन चला सकते हैं। आप क्या कहते हो, 3 ऑप्शन है अपने पास। सर जो अभी बोला आपने टॉपिक वाइज, तो जब बोर्ड की जरूरत तब अच्छा लगता है, जैसे कुछ 3D हमें डायग्राम देखना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, तब आप उस पे बहुत अच्छा समझा देते हो। और जैसे अभी आपने न्यूक्लियस बनाया तो उसमें इसमें भी अच्छे से हम अपने आप से भी नोट्स बना लेते हैं। चलो ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग
यस हाँ, सर। खुशी का भी मैसेज यही आया है कि सर टॉपिक वाइज अपन चेंज करें, जिस हिसाब से जो नीड हो अपन वैसे स्विचिंग करें, ठीक है। तो फिर अपन यही चीज फॉलो करेंगे, जहां पर बोर्ड की जरूरत होगी अपन लोग बोर्ड पे आएंगे, जहां पर बोर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट है, वहां पर अपन थोड़ा सा टाइम बचाते हुए प्रेजेंटेशन पे स्विच करेंगे एंड वी मूव ऑन टू अ स्मार्ट क्लास, ठीक है। यस यस, वो अब डायग्राम हाँ बताते हो 3D तब बहुत अच्छे से हाँ, क्लियर हो मैं समझ जाता पा है। रहा हूँ, जैसे मैं आप लोग को जीआईएफ दिखा देता हूँ, कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, डायग्राम्स दिखा देता हूँ, तो वहां पर वो चीज मुझे भी वही लगता है ज्यादा कारगर है, ज्यादा बेहतर है ना। यस सर, जैसे कि आपने जो न्यूक्लियस बनाया वो हम 3D तरीके से नहीं देख पाए, लेकिन जो आप बोर्ड पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जैसे आपने बताया तो वो हम ज्यादा अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे, यस सर। यस ऐसा कर लेंगे। चलिए, और कुछ अगर आप लोग को दिक्कत लगती है, चाहे वो कुछ खामियां हो, चाहे वो अच्छी चीजें हो, या आप कुछ अपने साइड से और एडिशन करवाना चाह रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे और कुछ चीजें लूं, ऐड करूं, तो आप लोग प्लीज मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा, और मुझे जब भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो डेफिनेटली मुझसे शेयर करिएगा, है ना। यस अभी सर। कुछ बताना चाह रहे हो, अभी कुछ सजेशन है तो अभी भी बता सकते हो, नहीं तो क्लास एंड करते हैं, फिर जब आपको लगेगा तब बता दीजिएगा आप लोग। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, चलो फिर ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, अपन मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, ठीक है। यस, चलिए, थैंक थैंक यू यू सर। गाइस, वेलकम बच्चों, बाय बाय, थैंक यू टेक सर। केयर, है ना, सब लोग ध्यान रखें अपना अपना, चलिए बाय। सर आप नोट्स कब भेजेंगे? ओहो, रानी रुक जा, कल भेजता हूँ, यस सर। है ना। हाँ, मैं पीडीएफ जो है आप लोगों से कल की डेट में शेयर कर लेता हूँ। यस यस सर, सर। जो एकदम स्टार्टिंग से। हाँ, एकदम सर स्टार्टिंग वो से ये पूरा चैप्टर। सर यस नोट्स सर। तो सर पंकज के पास जाएंगे ना? क्या? सर नोट्स तो सिर्फ मुझे और पंकज को ही मिल पाएंगे। क्यों, सबको मिलेंगे ना, वही। और किसको सर भेजना है। कांटेक्ट सर खुशी हाँ, खुशी प्रशस्ति को ही मिलेंगे, मेरे पास इनका भी नंबर है, सबके नंबर पे भेजूंगा, टेंशन मत लो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सर। चलो, वेलकम बेटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।